हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सो अच्छे होंगे। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 9th साइंस का चैप्टर नंबर 2 और आज उसका लेक्चर भी 2 है। तो पिछले लेक्चर में हम देख चुके हैं सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलोइड, तीनों में क्या डिफरेंस है। अगर आपको नहीं पता तो आप पहले फर्स्ट लेक्चर देख कर आए, फिर ये आपको आगे का समझ में आ पाएगा। ठीक है, तो हमने कोलोइड के कुछ एग्जाम्पल्स मैंने रह गए थे पिछले लेक्चर में, कवर नहीं हो पाए थे, तो आज पहले वही देखेंगे। बाकी हम देखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। तो फटाफट से एक बार कोलोइड के एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि हमने पिछले लेक्चर में देखा कि सोल्यूट क्या होता है और सोलवेंट क्या होता है। तो सोल्यूट क्या होता है, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जिसको हम डिसोल्व करते हैं, वो होता है सोल्यूट। ठीक है, सोलवेंट क्या होता है, जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर हम कोई चीज को मिक्स करते हैं, वो होता है सोलवेंट। तो कोलोइड के केस में जब हम कोलोइड के डिस्कशन करेंगे तो वहां पे डिस्पर्जिंग फेज और डिस्पर्जिंग मीडियम, इन दोनों टर्म्स से सोल्यूट और सोलवेंट को रिप्लेस कर देते हैं। जैसे कि सोल्यूट को हम कहेंगे डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है, जिसको हम सोल्यूट कह रहे थे। अब कोलोइड में उसको क्या कहेंगे हम, डिस्पर्स्ड फेज। और जो सोलवेंट था, जो हमारा ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट था, उसको क्या कहेंगे हम, डिस्पर्जिंग मीडियम। ठीक है, तो अब कुछ डिस्पर्जिंग फेज और डिस्पर्जिंग मीडियम को चेंज करते हुए हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखो, जब लिक्विड को गैस में मिक्स करेंगे, ठीक है, लिक्विड क्या है, कम अमाउंट में एज ए सोल्यूट काम कर रहा है, हम कोलोइड के केस में क्या कहेंगे, डिस्पर्स्ड फेज है वो, उसको हम गैस में मिक्स करेंगे, ये डिस्पर्जिंग मीडियम, गैस ज्यादा अमाउंट में है, तो हमें किस टाइप का सॉल्यूशन मिलेगा, उसका नाम क्या होगा, एरोसोल। क्या कहेंगे उसको, एरोसोल, की गैस में कुछ मिक्स किया जा रहा है। गैस में जब हम सॉलिड को मिक्स करेंगे तब भी हम उसको क्या कहेंगे, एरोसोल। मतलब गैस में चाहे लिक्विड को मिक्स करो चाहे सॉलिड को मिक्स करो, क्या कहेंगे, एरोसोल, यानी कि एयर की सॉल्यूशन। इस तरीके से समझो कि एयर में कुछ मिक्स किया हुआ है। तो लिक्विड को गैस में मिक्स करने का एग्जाम्पल क्या है इस टाइप के कोलोइडल सॉल्यूशन का, फोग और क्लाउड। आपने देखा भी होगा, फोग, धुंध जो आती है, क्या होता है, उसके अंदर हवा के अंदर थोड़ा बहुत पानी मिक्स हो जाता है ना। हवा ज्यादा अमाउंट में, पानी कम अमाउंट में है। जब आप मतलब सर्दियों में बाइक वगैरह चलाते हो या फिर वैसे भी क्या होता है, फेस पे ऐसे पानी से आने लग जाता है, तो वो क्या है, गैस में जो है लिक्विड मिक्स हो गया, थोड़ी बहुत अमाउंट लिक्विड की आ गई है। मेन हमारा क्या है, वहां पे गैस ही है। तो ये एग्जाम्पल है ये लिक्विड इन गैस का, फोग। ठीक है, दूसरा क्या है, जब सॉलिड को मिक्स कर दें गैस में तब भी एरोसोल बनते हैं। उसका एग्जाम्पल क्या है, स्मोक या फिर ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। स्मोक में आपने देखा होगा, जब धुआं होता है, धुएं में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ऐश के, राख के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो आपने देखे भी होंगे, ऐसे गिरते रहते हैं ब्लैक ब्लैक से। तो वो क्या है, सॉलिड है, कुछ सॉलिड के पार्टिकल गैस में मिक्स हो गए हैं और उसी को हम कह रहे हैं स्मोक है। ठीक है, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट क्या होते हैं, जो व्हीकल्स वगैरह होते हैं उनसे जो धुआं निकलता है उसको बोलते हैं ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। सीधा स्मोक क्यों नहीं कहा, क्योंकि अदर गैसेस भी निकलती है उस केस में। तो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट भी क्या है, एग्जाम्पल है एरोसोल का। कौन सा टाइप, जब सॉलिड को लिक्विड में मिक्स किया जाता है। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया जब गैस हमारे डिस्पर्जिंग मीडियम होती है। अब देखते हैं जब लिक्विड में हम किसी चीज को मिक्स करते हैं तो क्या होता है। तो देखिए, जब गैस को लिक्विड में मिक्स करेंगे, ठीक है, गैस को लिक्विड में मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, फोम बनेगा। ठीक है, जब गैस को हम सॉलिड में मिक्स करेंगे तब भी फोम बनेगा। क्या, दोनों टाइप के कोलोइड का नाम क्या, फोम ही है। कि गैस को चाहे लिक्विड में मिक्स करें तब भी हम कहेंगे कि फोम बन रहा है, गैस को अगर सॉलिड में मिक्स कर रहे हैं तब भी कहेंगे फोम बन रहा है। लेकिन फोम में थोड़ा सा फर्क होगा। गैस को जब लिक्विड में मिक्स करेंगे तो उसका एग्जाम्पल से समझ में आएगा आपको, जैसे कि शेविंग क्रीम, शेविंग क्रीम, या फिर जो दिवाली वगैरह पे कलर वाले वो स्प्रे से नहीं आते जिससे ऐसे झाग झाग से निकलते हैं, तो वो क्या है, इसका एग्जाम्पल है। किसका, गैस को लिक्विड में मिक्स किया था तो फोम सी बनती है ना उसको, तो उसका कोलोइडल सॉल्यूशन का नाम भी फोम ही है। एग्जाम्पल में लिख सकते हो शेविंग क्रीम। ठीक है, दूसरा, जब हम गैस को सॉलिड में मिक्स करते हैं तब भी फोम बनती है, लेकिन यहाँ पे अब दूसरी वाली फोम होगी, जैसे वो स्पंज वाली होती है। ठीक है, स्पंज वाली बॉल देखी होगी आपने, या फिर रबड़ हो गया, रबर, उसमें भी कैसे उसको पिचकाया जा सकता है। दूसरा, वो सूट जो होते हैं, सूट के लिफाफों में आते हैं ना वो छोटे छोटे गोले से, तो वो भी क्या है, स्पंज का एग्जाम्पल है। उसको क्या है, गैस को सॉलिड में मिक्स कर दिया गया है। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल जो पैकिंग में यूज होती है, फोम्स वगैरह लगी होती है ताकि
सामान जो है टूट फूट ना जाए। तो वो भी इसी फॉर्म का एग्जाम्पल है कि गैस को सॉलिड में मिक्स कर दें तो फॉर्म बन जाएगी, तो वो फॉर्म होगी स्पंज टाइप की, ठीक है, जिसको कंप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेस क्यों हो पाती है वो? क्योंकि एयर मिक्स है उसके अंदर, जैसे ही कंप्रेस करेंगे हवा बाहर निकल जाएगी, तो वो कंप्रेस हो पाती है, वरना सॉलिड चीजें कंप्रेस नहीं होती। दूसरा आप देखो, जब लिक्विड को लिक्विड में मिक्स कर दें, तो ऐसे तो बहुत सारे टाइप के सॉल्यूशन देखे होंगे आपने जब लिक्विड को लिक्विड में मिक्स किया हुआ हो, तो इस टाइप के कोलोइड को बोलते हैं इमल्शन, ठीक है। क्या बन जाता है वो? इमल्शन। एग्जाम्पल है, घरों में नॉर्मल कुछ भी लिख सकते हो, या फिर मिल्क और फेस क्रीम के दो लिक्विड को मिक्स किया हुआ। नेक्स्ट देखो, जब सॉलिड को लिक्विड में मिक्स कर दिया जाता है तो उसको बोलते हैं सोल, ठीक है। दूसरी चीज, जब सॉलिड को सॉलिड में मिक्स कर दिया जाता है तब उसको बोलते हैं सॉलिड सोल, ठीक है। जब सॉलिड को लिक्विड में मिक्स करेंगे तो सोल, सॉलिड को सॉलिड में मिक्स करेंगे तो सॉलिड सोल, ठीक है। तो सोल का एग्जांपल देखो, जब सॉलिड को लिक्विड में मिक्स करेंगे तो मड हो गया। क्या है? लिक्विड ज्यादा अमाउंट में, सॉलिड मतलब कुछ डस्ट के पार्टिकल्स हो गए, कुछ कचरा वगैरह हो गया, वो क्या है? कम अमाउंट में प्रेजेंट है। तो ये एग्जांपल है सोल का, मड, कि लिक्विड में सॉलिड को मिक्स किया हुआ है। सॉलिड में सॉलिड को मिक्स करेंगे तो सॉलिड सोल, उसका एग्जांपल हो गया मिल्की ग्लास। मिल्की ग्लास कैसे बनते हैं? दो सॉलिड को आपस में मिक्स कर दिया जाता है। एक और रह गया अब हमारा, लिक्विड को जब सॉलिड में मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा? जेल बन जाएगा, जैसे कि बटर हो गया या जेली हो गई, ये उसके एग्जाम्पल रहेंगे। तो क्या आपको ये याद रह जाएंगे? इतना ही था। अब जो प्रीवियस लेक्चर का लास्ट पार्ट रह गया था, एक बार फिर से देखो, क्विक रिवीजन। जब गैस में कोई चीज मिक्स करते हैं, चाहे लिक्विड मिक्स करो चाहे सॉलिड मिक्स करो, क्या बनेंगे? एरोसोल्स बनेंगे, ठीक है। जब गैस में लिक्विड मिक्स करेंगे, एग्जाम्पल हो गया फोग। गैस में सॉलिड मिक्स करेंगे, एग्जाम्पल हो गया स्मोक या ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, ठीक है। दूसरी चीज, जब लिक्विड में गैस को मिक्स करें चाहे सॉलिड में गैस को मिक्स करें, बनते हैं फोम, ठीक है, फोम जैसा सा कुछ। तो जब लिक्विड में गैस को मिक्स करेंगे तो उसका एग्जाम्पल होगा शेविंग क्रीम। जब सॉलिड में गैस को मिक्स करेंगे तो उसका एग्जाम्पल हो गया स्पंज या रबड़ बॉल वगैरह, इस तरीके से, ठीक है। अब ये 4 टर्म्स है जो अलग होगी, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। जब सॉलिड को लिक्विड में मिक्स करेंगे तो सोल, जब सॉलिड को सॉलिड में मिक्स करेंगे तो सॉलिड सोल, ठीक है। सॉलिड को लिक्विड वाला एग्जाम्पल मड, सॉलिड को सॉलिड में मिल्की ग्लास। लिक्विड को लिक्विड में मिक्स करेंगे तो इमल्सन, एग्जाम्पल हो गया मिल्क, फेस क्रीम। और कौन सा रह गया? हम जब लिक्विड को सॉलिड में मिक्स करेंगे तो जेल बनता है, जेली हो गया एग्जाम्पल, या बटर हो गया। तो जैसे मैंने आपको मतलब याद करवाए, आप उस तरीके से भी इनको लिख सकते हो, आपको जरूरी नहीं इसी सीक्वेंस में लिखो। और ये एनसीईआरटी की बुक में आपके दिया भी हुआ है, मैंने सेम वही लिखा है, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारा आज का टॉपिक क्या है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय, और क्या होती है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। तो एक बार के लिए इसको रफ कर देते हैं, देखते हैं कंसंट्रेशन। चलो देखो भाई, अपना नेक्स्ट टॉपिक कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। तो देखो, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? कंसंट्रेशन जस्ट ये डिफाइन करता है कि सोल्यूट की अमाउंट कितनी प्रेजेंट है किसी सोलवेंट में। सोलवेंट की कंपैरिजन में देखेंगे कि कितना सोल्यूट हमने मिक्स किया हुआ है। मान लो अगर आपके पास 1 गिलास पानी है, आपने उसमें 1 चुटकी भर नमक डाला है, तो क्या है, उसकी कंसंट्रेशन, जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, क्योंकि 1 गिलास पानी में 1 चुटकी भर नमक से इतना कुछ ज्यादा फर्क है नहीं पड़ना है, ठीक है। वहीं पे आपने 1 गिलास पानी में 1.5 चम्मच नमक मिला दिया, तो उससे क्या होगा? अब क्या है, नमक की कंसंट्रेशन क्या है? बहुत ज्यादा है। तो कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन जस्ट क्या बताता है हमें कि एक इसमें सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ सोल्यूट कितनी है, ठीक है। तो अब देखिए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं? एक हमें मान लो पानी में नमक मिक्स करना है, तो एक फिक्स क्वांटिटी ही हम मिक्स कर सकते हैं, हद से ज्यादा हम पानी में नमक मिक्स नहीं कर सकते। मान लो 1 गिलास पानी में हम 1 चम्मच नमक मिक्स कर पा रहे हैं या 2 चम्मच नमक मिक्स कर पा रहे हैं, एक लिमिट के बाद हम उसमें उसको गर्म करके मिक्स कर सकते हैं हम। लेकिन अगर उसी टेम्परेचर पे हम उसमें मिक्स करना चाहें तो एक लिमिट के बाद जो है मिक्स होना बंद हो जाता है, ठीक है। तो पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि टेम्परेचर उसका बढ़ा दें, उसको गर्म करके अगर उसमें मिक्स करना चाहें तो हम कर पाएंगे। तो ऐसा क्यों होता है? गर्म करने के बाद मिक्स ज्यादा क्यों कर पाते हैं हम, ज्यादा अमाउंट मिक्स क्यों हो पाती है? एक तो इसका आंसर आपको करना है कमेंट सेक्शन में।
अब देखिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं। एक किसी टेम्परेचर पे मान लो हमें दे दिया 25 डिग्री सेल्सियस पे हमें दे दिया 250 ml का पानी दे दिया, ठीक है, या फिर 250 ग्राम मान लो, चाहे ml की बजाय कुछ भी मान लो, 250 ग्राम पानी है हमारे पास, ठीक है। उसमें हमें नमक मिक्स करना है। मान लो 25 डिग्री सेल्सियस पे हम उसमें 20 ग्राम नमक मिक्स कर पा रहे हैं, उससे ज़्यादा नमक अब उसमें मिक्स नहीं हो रहा, ठीक है, वो वहीं पे उसमें नीचे रह जाएगा, उसमें मिक्स नहीं हो पाएगा, डिजोल्व नहीं होगा। तो 25 डिग्री सेल्सियस से अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएं, कि इसका टेम्परेचर बढ़ा अगर हम कर दें 35 डिग्री सेल्सियस, तब हम इसमें 20 ग्राम से ज़्यादा नमक मिक्स कर सकते हैं। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात की जाए, एक ही टेम्परेचर फिक्स रखें, मान लो 25 डिग्री सेल्सियस का फिक्स रखा, तो अब ये सॉल्यूशन 20 ग्राम मिक्स होने के बाद ये सॉल्यूशन एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया है। कैसे कि इतने टेम्परेचर पे, इतने डिग्री सेल्सियस पे अब हम इसमें और सोल्यूट मिक्स नहीं कर सकते, ठीक है, और डिजोल्व इसमें नहीं होगा, वो उसमें नीचे ऐसे ही पड़ा रहेगा, उसमें डिजोल्व नहीं हो पाएगा। ये क्वेश्चन भी बताना कि एक हद क्यों है, कि एक हद तक ही हम उसमें मिक्स कर पाते हैं, डिजोल्व कर पाते हैं, उसके बाद हम डिजोल्व नहीं कर पाते। चलो मैं ही बता देती हूँ क्या है। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या स्पेस होता है, फर्स्ट चैप्टर में रीड कर चुके हो, और उन्हीं स्पेस में ये जो पार्टिकल्स हैं ये फिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो उन्हीं स्पेस में फिक्स होने की वजह से एक टाइम के बाद क्या होगा, वो स्पेस जो है पूरी तरीके से फिल हो जाएगा, तब उसमें और मिक्स होना बंद हो जाता है। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से हम और ज़्यादा मिक्स कर सकते हैं, ये आपको बताना है क्यों कर सकते हैं। तो अब जब इसमें मिक्स होना बंद हो गया है तो 25 डिग्री सेल्सियस पे अब ये सॉल्यूशन क्या बन गया है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया है। तो यही होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखो डेफिनेशन क्या है, व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड, जब हम और ज़्यादा सोल्यूट जो है डिसॉल्व ना कर पाए उसमें, इन सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर, टेम्परेचर हमें सेम रखना है, ठीक है, जिस भी टेम्परेचर की बात हो रही है वो टेम्परेचर हमें सेम रखना है। टेम्परेचर कम ज़्यादा करने से सोल्यूबिलिटी जो है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। तो देखो जब और ज़्यादा सोल्यूट हम उसमें मिक्स ना कर पाए तब उस सॉल्यूशन को कहेंगे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। इसका अपोजिट, अगर मान लो और ज़्यादा मिक्स हो पा रहा है, मान लो अपने एक गिलास पानी में एक चुटकी भर नमक डाला है, तो अब उसमें और ज़्यादा हम मिक्स कर सकते हैं ना, नमक और मिक्स कर पा रहे हैं, तो वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, कि अब तक उसका सैचुरेशन पॉइंट जो है हमें नहीं मिला है कि किस हद तक उसमें मिक्स हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब कई बार क्या होता है कि हमने बहुत ही कम नमक डाला है, मान लो, ठीक है, ये 250 ml में मान लो हमने सिर्फ 2 ग्राम नमक डाला है, ठीक है। तो अब क्या है, सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सोल्यूट की अमाउंट बहुत ही कम है, ठीक है, कि हमने थोड़ा सा नमक डाला है, तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन कौन से होते हैं, जहाँ पे सोल्यूट की अमाउंट जो होती है कंपैरिजन टू सोल्वेंट, सोल्वेंट की कंपैरिजन में देखना है, जब बहुत कम हो, क्या सोल्यूट जब कंपैरिजन टू सोल्वेंट बहुत कम हो तो उसको कहेंगे हम सॉल्यूशन कैसा है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है। इसी की बजाय अगर मैं ऐसे कहूँ, मान लो मैंने लिया 5 ग्राम ऑफ वाटर ले लिया, मान लो, ठीक है, 5 ग्राम पानी ले लिया, उसमें मैंने 2 ग्राम नमक मिक्स कर दिया, 2 ग्राम ऑफ सॉल्ट मिक्स कर दिया, तो अब क्या ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, सॉरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है? अब ये डाइल्यूट नहीं है, क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट के कंपैरिजन में ये बहुत कम वैल्यू नहीं है, 5 ग्राम के कंपैरिजन में 2 ग्राम बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा ही डिफरेंस है, तो इसे ये सॉल्यूशन जो है ये डाइल्यूट नहीं है। डाइल्यूट कब होगा, जब सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सोल्यूट की अमाउंट बहुत ही कम हो, ठीक है। तो देखो डाइल्यूट सॉल्यूशन की डेफिनेशन फिर क्या कहती है, इफ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज वेरी लेस, सोल्यूट की अमाउंट वेरी लेस है कंपेयर्ड टू द अमाउंट ऑफ सोलवेंट, सोलवेंट के कंपैरिजन में बहुत कम हो, then the solution is said to be dilute solution, तब हम उस सॉल्यूशन को डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे। इसका उल्टा ये वाला केस अब क्या बनेगा, सोल्यूट के कंपैरिजन में लगभग कंपेरेबल सी अमाउंट है ना, सोलवेंट की और सोल्यूट की कंपेरेबल अमाउंट है, सोलवेंट ज़्यादा अमाउंट में होता है तो ये थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, लेकिन 2 भी कुछ कम नहीं है भाई, 2 ग्राम भी 5 ग्राम के लगभग मतलब सेम सी कंपेयर कर सकते हैं हम। तो जब ऐसा हो कि सोल्यूट की अमाउंट सोलवेंट के कंपेरेबल सी आ जाए, ठीक है, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं आ रहा हो,
तब उस टाइप के सॉल्यूशन को कहते हैं हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या है, देखो व्हेन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ए सॉल्यूशन इज कंपेरेबल टू द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, जब सोल्यूट की अमाउंट कंपेरेबल हो जाए सॉल्वेंट की अमाउंट के, तब इस सॉल्यूशन को हम कहेंगे ये क्या है, एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। ठीक है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में ज्यादा मिक्स किया हुआ होता है सोल्यूट, डाइल्यूट सॉल्यूशन में सोल्यूट कम होता है। ठीक है, हल्का हुल्का सा सॉल्यूशन होता है वो। जैसे कि मान लो मैं आपके से बात करूं, कुछ एसिड ले लें, अगर मैं आपसे बात करूं नींबू का रस है, ठीक है, वो भी एक एसिड है, तो वो एसिड क्या इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो आपके हाथ को जला दे, अगर हाथ पे गिर गया तो जलेगा तो नहीं ना, उसका तो हम नींबू पानी बनाकर पी भी लेते हैं, कुछ ऐसे भी होंगे नींबू सीधा ही चूस जाते होंगे, तो उससे कुछ ज्यादा नुकसान नहीं होता है ना, है वो भी एसिड। लेकिन उसके बजाय मैं दूसरा एसिड ले लूं, तेजाब जिसको बोलते हैं आप, तेजाब भी क्या एक एसिड ही है, लेकिन उसमें पानी की अमाउंट कम है, सोलवेंट कम है, एसिड की अमाउंट ज्यादा है। तो सोलवेंट कम है, सोल्यूट ज्यादा है, ज्यादा मतलब कंपेरेबल है, तो क्या होगा, वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। तेजाब क्या है, एक कंसंट्रेटेड एसिड है, तो जो भी कंसंट्रेटेड एसिड होगा वो अगर आपके हाथ पे या स्किन पे गिर जाएगा तो उससे जलन होगी, फिर वो मतलब डेंजरस हो सकता है। उसके बजाय डाइल्यूट, जो हमें नींबू का रस हो गया मान लो, या फिर संतरा हो गया, संतरे में भी ये होता है एसिड होता है, टमाटर में भी एसिड होता है, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा रहे। क्यों? क्योंकि वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है, डाइल्यूट है वो डाइल्यूटेड मतलब उसमें अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ज्यादा है एज कंपेयर टू एसिड, एसिड के कंपैरिजन में, तो इसलिए वो ज्यादा डेंजरस नहीं है। ठीक है, याद रह जाएंगे ये। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, किसी एक फिक्स टेम्परेचर पे जब सोल्यूट मिक्स होना बंद हो जाए तो उस पॉइंट पे हम कहेंगे सॉल्यूशन सैचुरेटेड है। ठीक है, ऑल सेट। उसके बाद डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन में जब सोल्यूट जो है वेरी लेस कंपैरिजन टू सॉल्वेंट। ठीक है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, सोल्यूट और सॉल्वेंट कंपेरेबल से हो, तब हम कहेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट एक डेफिनेशन और देख लो, चलो। सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी क्या है कि हम मैक्सिमम कितना सोल्यूट मिक्स कर सकते हैं किसी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, वो उसकी सोल्यूबिलिटी होती है। जैसे कि मान लो 250 ग्राम में मैं मैक्सिमम 20 ग्राम का सॉल्ट मिक्स कर सकती हूँ, तो क्या है ये सॉल्ट की सोल्यूबिलिटी है इन वाटर की, पानी में वो कितना किस हद तक वो सोल्यूबल है। ठीक है, तो सोल्यूबिलिटी क्या है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो अब देखो नेक्स्ट हमारा है कंसंट्रेशन जो होती है, इसको निकालने के कई तरीके होते हैं हमारे पास, कुछ फॉर्मूलाज हैं, उस पर बेस्ड आपको मैं कुछ न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी प्रैक्टिस। आपके एनसीईआरटी की बुक में तो शायद नहीं है, मैंने अपनी तरफ से कहीं गूगल वगैरह से देख के लिखे हैं भाई। तो कुछ फॉर्मूले देखो एक बार कंसंट्रेशन के। कंसंट्रेशन में बेसिकली हमें क्या सोल्यूट का पता चल जाए कि सोल्यूट कितना प्रेजेंट है, तो हमें कंसंट्रेशन का भी पता चल जाता है। तो कंसंट्रेशन देखो, कंसंट्रेशन भी हम परसेंटेज में निकालते हैं। फर्स्ट हमारा रहता है मास बाय मास परसेंटेज। ठीक है, मास बाय मास परसेंटेज मतलब सोल्यूट का भी मास लेना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो मास बाय मास परसेंटेज। तो क्या है इसका फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा, कंसंट्रेशन में हमें बेसिकली अमाउंट ऑफ सोल्यूट चाहिए कि सोल्यूट कितने परसेंट है, तो मास ऑफ सोल्यूट, मास बाय मास करना है तो डिवाइड में भी क्या आएगा मास ऑफ सॉल्यूशन, कि एक सॉल्यूशन में टोटल कितना सोल्यूट प्रेजेंट है। अब हमें इसकी परसेंटेज निकालनी है, तो किसी भी नंबर की परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, पहला ये फॉर्मूला हो गया हमारा मास बाय मास परसेंटेज। दूसरा देखो क्या होगा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब की बार क्या हो जाएगा, ऊपर मास ऑफ सोल्यूट ही रखना है, नीचे क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और अब इसकी परसेंट निकालनी है तो मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, थर्ड होता है हमारे पास वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ये तीनों फॉर्मूले याद रखने हैं आपको। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में क्या आएगा बताओ जरा एक बार, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में ऊपर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ
सॉल्यूशन। ठीक है, राइटिंग समझ आ रही है क्या? कोई बात नहीं, बोल के बता रही हूँ मैं, सारा कुछ समझ लो। क्या है? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और डिवाइड में हमें हर बार वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो भी है वॉल्यूम है, मास है सॉल्यूशन की रखनी है, और ऊपर हमें सोल्यूट का। अब परसेंट निकालनी है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। ठीक है, अब इस पे बेस एक न्यूमेरिकल, एक एनसीईआरटी का मैं बता देती हूँ आपको क्या है वो देखते हैं पहले तो सोल्व करके। देखो फर्स्ट एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 2.1, अगर बुक लेकर बैठे हो तो निकाल लो। एक सॉल्यूशन दिया हुआ है हमें, ए सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सोल्ट। उस सॉल्यूशन के अंदर क्या है? 40 ग्राम तो सोल्ट प्रेजेंट है। ठीक है, और क्या दिया? इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। पानी कितना है उसमें? 320 ग्राम उसमें वाटर है, यानी मास ऑफ सॉल्ट कितना हो गया? 40 ग्राम, मास ऑफ वाटर कितना हो गया? 320 ग्राम। तो यहाँ पे बताओ एक बार, सोल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है? सोल्यूट क्या है हमारा? सॉल्ट है, तो सोल्यूट का मास हमारे पास कितना आ गया? 40 ग्राम। और सॉल्वेंट क्या है? वाटर है, वाटर का मास कितना आ गया? 320 ग्राम। फिर क्या पूछा है इसने? कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास। मास बाय मास के टर्म्स में कैलकुलेट करनी है, तो हमारा फॉर्मूला क्या है? मास बाय मास के लिए मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। परसेंटेज निकालनी है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे इसको। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। मास ऑफ सोल्यूट तो ठीक है, हमारे पास ये दिया हुआ है 40 ग्राम। हमें चाहिए डिवाइड में मास ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का मास कितना होगा? देखो सॉल्यूशन कैसे बनता है? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों को मिला देंगे तभी तो सॉल्यूशन बनेगा, अदरवाइज तो वो दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो सोल्यूट का मास कितना है? 40 ग्राम है, प्लस सॉल्वेंट का मास कितना है? 320 ग्राम है। तो टोटल सॉल्यूशन का मास कितना हो गया बताओ जरा? 360 ग्राम हो गया। ठीक है, सॉल्यूशन का मास कितना हो गया? 360 ग्राम हो गया। अब यही वैल्यू हमें इस फॉर्मूले में पुट करनी है, क्योंकि हमें मास बाय मास परसेंटेज निकालनी है। तो देखो कैसे आएगी। ऊपर मास ऑफ सोल्यूट कितना है? 40 ग्राम डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आया? 360 ग्राम। ध्यान रखोगे हर किसी में डिवाइड में सॉल्यूशन की वॉल्यूम, सॉल्यूशन का मास, ये सब आ रहा है, सॉल्वेंट का नहीं है। तो सॉल्यूशन का कैसे निकलेगा? जब सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिला देंगे तभी तो सॉल्यूशन बनेगा, तो वो टोटल मास होगा वही सॉल्यूशन का मास होगा। तो सॉल्यूशन का मास कितना है? 360 ग्राम। परसेंट निकालनी है तो मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, और ये एक सिंपल नंबर आता है क्योंकि यहाँ पे भी ग्राम होगा, यहाँ पे भी ग्राम होगा, तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा। तो सेम यूनिट में रखना होता है हमें। मान लो 1 किलोग्राम में दिया होता तो उसको ग्राम में कन्वर्ट करते, या तो दोनों को ग्राम में या दोनों को किलोग्राम में। अब देखो सोल्व करो इसको, क्या आएगा? क्या आ गया? 100/9%। इसको आगे फर्दर सोल्व कर लेना, क्या आएगा? ये 11.1% मास बाय मास परसेंट है। डिवाइड कर लोगे ना, 9 1 9, 1 पे फिर से 1 पे फिर से, ऐसे चलती चली जाएगी ये। ठीक है, तो ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया एनसीईआरटी का। अब कुछ और एग्जाम्पल्स मैं लिख लेती हूँ पहले, फिर आपको समझाएंगे। ठीक है, तो इसको रफ कर देते हैं। तो चलिए फिर देख लेते हैं अपना पहला न्यूमेरिकल क्या है। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। हमें सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है जिसके अंदर 2.5 ग्राम ऑफ सॉल्ट है। ठीक है, तो मास ऑफ, चलो पूरा पढ़ लेते हैं, डिजोल्व्ड इन 50 ग्राम ऑफ वाटर। तो आपको पता चल रहा है यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है हमारा? वाटर सॉल्वेंट है, और सोल्यूट क्या है? सॉल्ट है। ठीक है, तो मास ऑफ सोल्यूट हमारा क्या है? कितना है? 2.5 ग्राम है। और मास ऑफ सॉल्वेंट हमें क्या दिया हुआ है? मास ऑफ सॉल्वेंट 50 ग्राम है। हमें क्या निकालनी है? कंसंट्रेशन निकालनी है। अब दोनों का मास दिया हुआ है हमें,
तो हमें मास बाय मास कंसंट्रेशन ही निकालेंगे, ठीक है, मास बाय मास परसेंटेज। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या आएगा ये बताओ पहले, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, तो कितना आ जाएगा ये 52.5 ग्राम आ जाएगा। उसके बाद सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं, मास ऑफ सोल्यूट कितना है, फॉर्मूला लिखूंगे एक बार फिर से, मास बाय मास परसेंटेज का, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, परसेंट निकालनी है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, ठीक है। तो मास ऑफ सोल्यूट हमारा कितना है 2.5 डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया 52.5 मल्टीप्लाई बाय 100। दोनों के पॉइंट हट जाएंगे क्योंकि इसका पॉइंट हटाएंगे नीचे एक जीरो लगेगी, इसका पॉइंट हटाएंगे ऊपर एक जीरो लगेगी, जीरो से जीरो कट जाएगी, मतलब 10 से 10 कट जाएगा, जीरो से जीरो कभी नहीं कटती, ठीक है। तो 10 से 10 कट जाएगा। फिर देखो ये कितने पे जाएगा 25 2 जा 50 एंड 25 1 जा 25, ठीक है। क्या आएगा अब 100 बाय 21। अब इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा, तो ये देखो अब ये कितने पे जाएगा, डिवाइड करके देख लेना, 21 से 100 को 4 पे जाएगा, पहले 4 8 6 1 पॉइंट के बाद 0 लगाएंगे, फिर से एक 0 लगाएंगे। अब कितने पे जा रहा है 8 पे तो नहीं जाएगा, 7 पे, 7 3 1 फिर से एक 0 आ जाएगी। अब कितने पे जाएगा 6 पे तो नहीं जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 5 पे, फिर 6 पे चला जाएगा, अभी 6 पे क्यों नहीं जाएगा, 6 पे, और ये हमारा लगभग आंसर आ जाएगा कितना 4.76%। इतना ज़्यादा हमें आगे निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, हमें बस ये देखना होता है सॉल्यूशन का मास हमें गिवन है या फिर हमें सॉल्वेंट का मास गिवन है, ठीक है। कई बार ऐसा भी दिया हो सकता है कि सॉल्यूशन का मास दे रखा है और सॉल्वेंट का दे रखा है, तो उसमें हमें सोल्यूट का मास निकालना होता है। तो सोल्यूट का मास कैसे निकालते हैं, फिर माइनस कर लेंगे सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट वाला, तो सोल्यूट का मास बच जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 15 ग्राम ऑफ सोल्ट टू ऑब्टेन 15% सोल्ट सॉल्यूशन। अब हमें सोल्ट को ऐड करना है किसमें, वाटर में। तो सोल्ट हमारा क्या है यहाँ पे एज अ सोल्यूट काम कर रहा है, ठीक है। तो हमें मास ऑफ सोल्यूट हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 15 ग्राम, ठीक है। हमें परसेंटेज भी दी हुई है, तो ये हम मान कर चलते हैं मास बाय मास परसेंट हमें दी हुई है, ठीक है। तो हमें मास बाय मास परसेंटेज मान लो हमें कितनी दी हुई है 15%, और हमें क्या बताना है मास ऑफ क्या है, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, कि वाटर हमें कितना ऐड करना है। तो वाटर क्या है एज अ सॉल्वेंट का काम कर रहा है, तो हमें सॉल्वेंट बताना है कि हमें कितना ऐड करना है उसमें कि हमें 15% का सॉल्यूशन मिले, ठीक है, कंसंट्रेशन उसकी 15% हो। तो मास बाय मास का एक बार फॉर्मूला लगाएं, क्या, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100%। हमें कितनी दी हुई है 15% हमें दिया हुआ है, तो बराबर क्या आ जाएगा ये 15%, ठीक है। अब देखो क्या मास ऑफ सोल्यूट हमें गिवन है कितना 15 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन हमें नहीं पता। तो मास ऑफ सॉल्यूशन एक बार के लिए हम मान लेते हैं ये m ही मान लो, कुछ भी m मान लिया, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूशन हमने m मान लिया, हमें दिया हुआ नहीं है, मल्टीप्लाई बाय 100 एज इट इज इक्वल टू 15 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो हमें इस मास की वैल्यू निकालनी है, ये यहाँ पे डिवाइड में उस साइड लेकर जाऊं तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा ना, m यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ गया। अब यहाँ पे ये 15 जो है ये मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। 15 से 15 कट गया, m की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 100 ग्राम, क्योंकि हमने यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन ग्राम में ही माना है, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला हमें ग्राम में दिया हुआ तो ये भी ग्राम में ही आएगा। तो मास हमारा किसका आ गया, ये सॉल्यूशन का आ गया, कितना 100 ग्राम। हमें क्या चाहिए
हमें चाहिए सिर्फ सॉल्वेंट का मास। तो मास ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होता है? मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे वैल्यूज रख दो। मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास 100 है, इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट कितना है? 15 प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट हमें निकालना है, MS मान लो उसको। ये 15 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और मास ऑफ सॉल्वेंट हमारा क्या आ जाएगा? 85 ग्राम। ठीक है, कर लोगे ऐसे? तो ऐसे इजी से कुछ क्वेश्चन आते हैं। कुछ और भी क्वेश्चंस थे, लेकिन चलो एक बार मैं आपके लिए वो लिख देती हूँ। ठीक है, आपको खुद से ही सोल्व करने हैं वो, आप बताना उनके आंसर्स क्या आएंगे। अभी मुझे काफ़ी टाइम हो गया आई थिंक, तो अभी मैं क्वेश्चंस लिख देती हूँ, आप ट्राई करना उन क्वेश्चंस को कि क्या इनके आंसर हो। चलो देखो क्वेश्चंस, थोड़ी थोड़ी हिंट बता देती हूँ मैं आपको इन क्वेश्चंस की कि कैसे करना है। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, इफ 25 ml एसीटोन, अगर 25 ml एसीटोन को हम मिक्स कर दें, इज प्रेजेंट, कहा हुआ इज प्रेजेंट इन 150 ml ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन। अब आपको पता नहीं होगा कि एक्वस सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो एक्वस सॉल्यूशन होता है कि किसी चीज को अगर पानी में मिक्स किया हुआ है तो हम उसको कहेंगे कि वो उस चीज का एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है, तो एक्वस सॉल्यूशन कितने एक्वस सॉल्यूशन में? 150 ml एक्वस सॉल्यूशन में। तो ये जो वॉल्यूम दे रखी है ना हमें 150 ml, ये है सॉल्यूशन की वॉल्यूम, ना कि सॉल्वेंट की। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी में मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन बनता है उसको बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। कितना एसीटोन प्रेजेंट है? 25 ml। तो दोनों चीजें हमें वॉल्यूम में दी हुई है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट होगी 25 ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी होगी? 150 ml। फिर वही कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, हमें सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है। अगर इसी क्वेश्चन में अगर ऐसे होता, नोट कर लेना क्या है, इफ 25 ml ऑफ एसीटोन इज प्रेजेंट इन 150 ml ऑफ वाटर, ऐसे होता इस एक्वस सॉल्यूशन की बजाय ऐसे होता कि इफ 25 ml ऑफ एसीटोन इज प्रेजेंट इन 150 ml ऑफ वाटर, तब आपको बताना है कि उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, ये आपको खुद से करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, व्हाट डज अ 15% अल्कोहल सॉल्यूशन मीन्स। तो हमें अब कंसंट्रेशन इसने निकाल के दे रखी है, चाहे मास बाय मास मान लो आप, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मान लो, कितनी? 15%। ठीक है, और सॉल्यूशन की वॉल्यूम जो है ऐसे केस में हम मान के चलते हैं जनरली, अगर वॉल्यूम मान रहे हो तो 100 ml वॉल्यूम मान लो, अगर ग्राम में मान रहे हो तो 100 ग्राम का मान लो सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सोल्यूट बताना है आपको और मास ऑफ सॉल्वेंट बताना है कि कितने ग्राम या ml को कितने ग्राम या ml में मिक्स किया हुआ है। ठीक है, मास बाय मास कर लेना कि कितने ग्राम को कितने ग्राम में मिक्स किया है, बाकी मास बाय मास नहीं है। अल्कोहल है, लिक्विड है ना, तो लिक्विड में जनरली वॉल्यूम का चलता है, तो ml बाय ml, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हीटिंग ऑन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड का मतलब मैं आपको समझा चुकी हूँ कि उसमें अब उस टेम्परेचर पे और सोल्यूट जो है मिक्स नहीं हो सकता। ठीक है, तो उसको अगर हम हीट कर दें उस सॉल्यूशन को, तो उस पर क्या इफेक्ट होने वाला है वो आपको बताना है। तो ये 3-4 क्वेश्चन है, आपको ट्राई करने हैं। हो सके तो आंसर जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कि क्या आएंगे इनके, ताकि मुझे पता चल जाए कि कुछ कर भी रहे हो या नहीं। बाकी मिलते हैं अब अगले लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।